बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद, अहमद ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से आज हम मैथमेटिक्स फॉर क्लास 1 का नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये सेशन हमारा व्हाट्सएप चैनल्स पर फ्री होगा और कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, गेस्ट पेपर्स होंगे, 10 ईयर्स सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स होंगे और इसके अलावा बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर होता है, इन सब के सॉल्यूशंस हम अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप पर डालेंगे। और लेकिन अगर आप सिर्फ व्हाट्सएप चैनल तक ही महदूद रहते हैं तब भी आपकी इंशाल्लाह ताला अच्छे नंबरों के लिए तैयारी हो जाएगी, अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और क्योंकि हम कोई टॉपिक जो है छोड़ेंगे नहीं, सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सिर्फ एक्सरसाइजेस के अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको हम रिजर्व करेंगे कि वो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। और व्हाट्सएप ग्रुप की सब्सक्रिप्शन बहुत ही नॉमिनल फ़ी है उसकी। पूरे एकेडमिक ईयर जो है, यानी कि एग्ज़ाम जब तक नहीं जाता उस वक्त तक के लिए पूरा आप एक जो एकेडमिक कैलेंडर होता है, इसकी सब्सक्रिप्शन फ़ीस है सिर्फ 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ में आप जो है ग्रुप को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद जो चीज़ें यहाँ नहीं आपको बताई जाएंगी व्हाट्सएप चैनल के अंदर, वो वहाँ आपको बताई जाएंगी और ये बहुत थोड़ी सी होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी। मेजर पोर्शन हम किताब का और एक्सरसाइजेस का जो है व्हाट्सएप चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको प्रोवाइड करेंगे। और मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ और मेरा नाम अहमद है। मेरी एजुकेशन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है और मैं ये आपका कोर्स कंडक्ट करूँगा इंशाल्लाह ताला एंड तक। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारी किताब है जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने शाये की है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के बारे में बताता चलूँ कि सिंध के जितने भी तालीमी बोर्ड्स हैं, चाहे वो कराची के बोर्ड्स हों, हैदराबाद के हों या किसी और इलाके के हों, उन सब में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें पढ़ाई जाती हैं। तो ये किताब जो हम कराची इंटर बोर्ड के अंदर प्री इंजीनियरिंग में पढ़ाई जा रही है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, ये किताब सिंध के तमाम आला सानवी तालीमी बोर्ड्स यानी कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड जितने भी हैं, उन सब में यही किताब फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ाई जा रही है। तो लिहाजा जो है सिर्फ कराची के नहीं बल्कि कराची से बाहर के, हैदराबाद के, सक्कर के और दूसरे इलाकों के स्टूडेंट्स भी हमारे इस व्हाट्सएप चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं ये कोर्स हमसे पढ़ के। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं कि क्योंकि हमने इसको कराची बोर्ड के हवाले से क्यों इसको डेडिकेट किया इस चैनल को, इसकी वजह ये है कि तमाम बोर्ड्स के अंदर किताब तो एक ही पढ़ाई जा रही है, लेकिन एग्ज़ामिनेशन का जो पैटर्न है, पेपर का पैटर्न, वो डिफरेंट हो सकता है। तो क्योंकि हम कराची बोर्ड के जो है ना एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसी का हमने नाम लिखा है। तो हम इसके हवाले से पहले जो है पेपर का जो पैटर्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह का पैटर्न आता है, ताकि उस हिसाब से फिर आपकी हम तैयारी करा सकें। पेपर के 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए 20 मार्क्स का है, सेक्शन बी 40 मार्क्स का है, सेक्शन सी 40 मार्क्स का है। सेक्शन ए के अंदर 20 एमसीक्यूज हैं और कोई चॉइस नहीं है, सारे करने हैं, सारे अटैम्प्ट करने हैं, हर एक 1 नंबर का है। सेक्शन बी के अंदर
सेक्शन बी के अंदर आपके 4-4 नंबर के 10 सवाल, 14 क्वेश्चंस हैं, 14 शॉर्ट आंसर्स आपने बताने हैं। यानी कि सॉल्व करके आपने आंसर लिखने होंगे। और ये 14 में से 4 की चॉइस है, 4 की, और अटेम्प्ट करने हैं 10। तो ये 10 हर एक 4 नंबर का है, 4 मार्क्स का है, तो ये 10 40 मार्क्स के हो जाएंगे। अच्छा, फिर सेक्शन सी के अंदर आपने अटेम्प्ट करने हैं 5, और आपके पास जो है 8 क्वेश्चंस गिवन होंगे और ये डिटेल आंसर होंगे। डिटेल आंसर इसमें आपने देना है, और इसमें चॉइस है आपके पास 3 क्वेश्चंस की आपके पास इसमें चॉइस होगी, और अटेम्प्ट करने हैं 5, हर एक 8 नंबर का होगा। तो 8 5 40, इस तरह आपका ये 100 मार्क्स का पेपर है। एक चीज़ और देख लीजिए कि ये पेपर जो है इसका टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का है। इसमें से 20 मिनट्स, पूरे 20 मिनट्स ये 20 एमसीक्यूज के लिए हैं, और रिमेनिंग 2 आवर्स 40 मिनट्स सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए हैं। यानी कि जब पेपर शुरू होगा तो शुरू के 20 मिनट के लिए आपको एक सेक्शन ए का पेपर दिया जाएगा जिसमें 20 एमसीक्यूज होंगे, और हर एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन होंगे, 4 चॉइसेस होंगी, ए बी सी डी, और एक आंसर शीट दी जाएगी। आपने ये करना होगा 20 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चंस के चॉइसेस जो हैं उस आंसर शीट में लिख के आपने एग्जामिनर को वापस करने होंगे। कह रहा हूँ सॉरी, इन्विजिलेटर को आपने वापस करने होंगे। यानी कि 20 मिनट के बाद वो आपसे आंसर शीट ले लेंगे सेक्शन ए के एमसीक्यूज की। ऐसा नहीं है कि 3 घंटे तक जो है एमसीक्यूज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि 20 मिनट के बाद वो आपसे सेक्शन ए के लिए जो है, जो इन्होंने आंसर शीट आपको दी होगी, वो इन्विजिलेटर जो वहाँ पे होंगे, जो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर होते हैं, तो वो जो है आपसे आंसर शीट वापस ले लेंगे। उसके बाद सेक्शन ए आप फिर अटेम्प्ट नहीं कर सकते 20 मिनट के बाद। फिर आपको दूसरा जो पेपर होगा उसके अंदर सेक्शन बी के क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन सी के क्वेश्चंस होंगे, और वो रिमेनिंग 2 आवर्स 40 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट का आपके पास दौरानिया होगा। इसके अंदर आपने सेक्शन बी पहले करना है या सेक्शन सी पहले करना है, कौन सा सवाल पहले करना है, कौन सा सवाल बाद में करना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन शुरू के 20 मिनट जो हैं वो ये मुख्तस हैं, ये ख़ास कर दिए गए हैं इस सेक्शन ए के लिए, जिसके अंदर 20 एमसीक्यूज होंगे। एक शीट आपको दी जाएगी, आंसर शीट, और एक पेपर दिया जाएगा जिसमें 20 एमसीक्यूज होंगे। हर एक क्वेश्चन के साथ 4 चॉइसेस होंगी, और उनमें से जो चॉइस आपको बेहतर लगे आपने वो आंसर शीट के अंदर लिखनी होगी, और फिर आपसे 20 मिनट के बाद वो आंसर शीट वापस ले ली जाएगी। फिर आप सेक्शन ए अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये 3 घंटे का जो दौरानिया है वो इस तरह का है। ये किताब के चैप्टर्स हैं या यूनिट्स कह लें। इसमें किताब को डिवाइड नहीं किया है सेक्शन वाइज में, यानी कि क्वेश्चन 1 जो एमसीक्यूज़ का है जिसमें 20 एमसीक्यूज़ होंगे, तो ये पूरी किताब से होंगे। ये नहीं होगा कि
अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, वैसे किताब तो डिवाइड है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन जो एमसीक्यूज होंगे वो पूरी किताब से होंगे, यानी कि अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री दोनों से पूरे जितने भी 12 यूनिट्स हैं इन सब में से एमसीक्यूज आएंगे 20। ऐसे ही 14 क्वेश्चंस जो दिए हुए होंगे जिसमें से 10 अटैम्प्ट करने होंगे, ये पूरी किताब में से होंगे। ऐसे ही डिटेल आंसर्स के जो क्वेश्चंस होंगे ये 8 गिवन होंगे और अटैम्प्ट करने हैं 5, ये पूरी किताब से होंगे। तो हम इस पूरी किताब को फिर जो है यूनिट वाइज ही पढ़ेंगे, जो पहले यूनिट आ रहा है उसको हम पहले पढ़ेंगे। इसके लिए आपको ये करना होगा, 3 चीज़ें अपने साथ रखनी होंगी। एक तो ये आपको ये किताब अपने पास रखनी होगी, एक नोटबुक रखनी होगी और एक अदर आपको बॉल पेन रखना होगा, क्योंकि ये प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आपकी कोई चीज़ मिस नहीं होगी। आप इसको रोक कर सुन सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई चीज़ आपकी मिस नहीं होगी। लेकिन जो चीज़ हम अपनी नोटबुक में आपको लिख रहे हैं, वीडियो के अंदर आपको दिखा रहे हैं, ये आपके पास भी होनी चाहिए, यानी कि आपने इसको देखकर अपनी नोटबुक में कॉपी करना चाहिए। क्योंकि वीडियो खाली अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही होगा कि चंद दिनों के बाद आप भूल जाएंगे और आप में ये इस्तेदाद पैदा नहीं होगी कि आप खुद से कोई सवाल हल कर सकें। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि आप खुद कोई नया क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो वो सब कुछ कॉपी करें जो हम यहाँ पे नोटबुक में अपने लिखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा यूनिट नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहले हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं। इनकी हम कैलकुलेशंस में जाने से पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझते हैं कि ये होते क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखें, इंसान को जब काउंटिंग की ज़रूरत पड़ी, चीज़ों की काउंटिंग की ज़रूरत पड़ी, ये एक पेन है, ये दूसरा पेन है, तो ऐसे ही 3-4 चीज़ें और हो सकती हैं, तो इनकी जब काउंटिंग की ज़रूरत पड़ी तो इंसान ने नंबर ईजाद किए। वो नंबर क्या थे? वो नंबर 1 से शुरू होते थे और चलते चले जाते थे। बाद में इसको हमने नेचुरल नंबर्स का नाम दिया। नेचुरल नंबर्स वो नंबर हैं जिनसे हम काउंटिंग करते हैं, चीज़ों को काउंट करते हैं। जैसा 2 किताबें हैं, 5 चेयर्स हैं, 5 चेयर्स हो गई, ठीक है। और ऐसी मुख्तलिफ चीज़ें, जिन नंबर से हम काउंटिंग करते हैं इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इसको हमने डिफाइन किया एक सेट से जो कि नेचुरल नंबर का है। देखें, अगर आपके पास 2 बॉल हैं, तो ये 2 जो है ये इस नेचुरल नंबर के सेट का एक एलिमेंट है। इसमें अगर आप एक बॉल का इजाफा कर देते हैं तो ये 1 भी जो है इस नेचुरल नंबर के सेट का एक एलिमेंट है। जो रिजल्ट आता है 3 बॉल्स। तो ये 3 भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट है, यहाँ 3 आएगा, ठीक है। लेकिन इन 2 बॉल में से अगर हम माइनस करते हैं एक बॉल, तो जो रिजल्ट आएगा वो एक बॉल आएगा, यानी कि एक बॉल आपने हटा दी, जो बच गया वो एक बॉल है। तो ये एक भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट है। लेकिन अगर बॉल हो ही एक और उसमें से उस बॉल को अगर आप वहां से हटा दें, यानी कि आप सब्ट्रैक्ट कर दें,
तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। इस नथिंग को हम कैसे डिफाइन करें? हमारे पास ये नथिंग के लिए कोई फिगर नहीं है नेचुरल नंबर के सेट के अंदर। हमने इसको नाम दे दिया जीरो का। जीरो मीन्स नथिंग, लेकिन जीरो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसलिए हमें अपना नंबर सिस्टम एक्सपेंड करना पड़ा या रीडिफाइन करना पड़ा। तो हमने इस जीरो को शामिल कर लिया नेचुरल नंबर के सेट के साथ। तो क्या बन गया हमारे पास? होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स के अंदर जीरो हमने शामिल कर लिया और नेचुरल नंबर के तमाम नंबर्स हमने शामिल कर लिए। अब क्या हुआ? जब हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने लगे तो हमारा वास्ता पड़ा ऐसे ऐसी कंडीशन से कि 5 में से जब 5 माइनस कर देते हैं तो ज़ीरो तो हो जाता है, लेकिन 5 में से जब 6 माइनस करते हैं तो क्या होता है? यानी कि आप एक पोजीशन पे खड़े हुए हैं, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये है। आप 5 स्टेप राइट पर गए, 1 2 3 4 5। फिर आप 6 स्टेप लेफ्ट पे चले गए, तो आप यहाँ से आएंगे तो 4 आपकी पोजीशन 3 हो जाएगी, 2 होगी, 1 होगी। जब 5 स्टेप आप लेफ्ट पे जाएंगे तो आप वापस उसी जगह पे आ जाएंगे जहाँ से आप चले थे। लेकिन अगर आप 6 स्टेप लेफ्ट पे जाएंगे तो छठे स्टेप पर आप कहाँ खड़े होंगे? अब क्योंकि हमने जीरो से राइट साइड को पॉजिटिव माना है तो इसको लेफ्ट साइड को हमने इन्हीं नंबर्स को नेगेटिव शुमार कर लिया। वैसे भी दिन को आप पहचानते हैं रात से, गोरे को पहचानते हैं काले से, ठीक है ना? इसी तरह पॉजिटिव को आप पहचानते हैं नेगेटिव से। जो नंबर्स नेचुरल नंबर्स के अंदर पॉजिटिव हैं उन्हीं नंबर्स को हमने माइनस साइन के साथ लिख दिया जीरो के दूसरी साइड पे। और फिर हमने अपने इस नंबर सिस्टम को दोबारा से डिफाइन किया, एक्सपेंड कर दिया ना हमने। तो हमने इसको दोबारा से डिफाइन किया, तो इसको हमने नया नाम दिया। क्या नया नाम दिया? हमने इसको इन सब को मिलाकर इंटीजर्स का नाम दिया। इंटीजर्स क्या है? पॉजिटिव नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स, जीरो यानी कि इन दोनों को मिला के होल नंबर्स, और फिर नेगेटिव नंबर्स। ये तीन तरह के नंबर्स को मिला के हमने इंटीजर्स का नाम दिया है। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है? इसको हमने z से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। फिर हमारा वास्ता कुछ ऐसे नंबर से पड़ा जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। मैं जैसा कि 5/2, 7/3, 9/5, 17/9 एंड सो ऑन। अब ये नंबर्स तो इंटीजर्स नहीं है क्योंकि हमने नेचुरल नंबर्स को ही माइनस साइन दिया था। नेचुरल नंबर तो जो है सिर्फ न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं होता वहाँ पे। यानी कि कुछ नहीं होता का मतलब है कि कुछ लिखा हुआ नहीं होता, वैसे तो वो 1 होता है। तो हमने इन फ्रैक्शंस को भी अपने नंबर सिस्टम में शामिल करना चाहा, तो इसको हम क्या नाम देंगे? हमने इसको नाम दिया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर्स हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जबकि Q जो है ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी, अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। जबकि P और Q दोनों बिलोंग्स करेंगे सेट ऑफ इंटीजर से। यानी कि P भी एक इंटीजर होगा, Q भी एक इंटीजर होगा। और दो इंटीजर्स का देखे ना, 5 एक इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 9 इंटीजर है, 5 इंटीजर है। ऐसा ही यहाँ पे -11/2 भी हो सकता है। देखिए -11 इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, दो इंटीजर्स का ये डिवीजन है। ऐसे ही +15 ले लें और -7 ले लें, यहाँ 15 आ जाएगा, -7 यहाँ से आ जाएगा नेगेटिव नंबर से। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स का ही ये डिवीजन है जिसको हमने रैशनल नंबर कह दिया। तो रैशनल नंबर हम ये कह सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर किसी का जो है, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी इंटीजर्स ही है ना, डिनोमिनेटर किसी का अगर 1 हो जाए तो फिर वो इंटीजर बन जाता है।
इसका मतलब हुआ कि इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर का सबसेट है, यानी कि इंटीजर एक ऐसा केस है रैशनल नंबर का जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 होती है। वो नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हमने रैशनल नंबर कहा। रैशनल नंबर के सेट को हमने डिफाइन किया, वो नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं सच दैट पी एंड क्यू बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता वरना उस सूरत में अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। देखें पी अपॉन क्यू, पी भी एक न्यूमिनेटर भी एक इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी इंटीजर होना चाहिए। फिर हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स आए कि जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मिसाल के तौर पे पाई, पाई की जो वैल्यू है वो है 3.14 एंड सो ऑन। डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो एंडलेस हैं, इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते इस नंबर को। ऐसा ही अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 को भी हम नहीं लिख सकते। ये भी एंडलेस हैं डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद जो है इनकी वैल्यूज जो है एंडलेस हैं, इसलिए हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो वो तमाम नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसा पाई है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है एंड सो ऑन, तो इनको हमने इरेशनल नंबर्स कह दिया। फिर इन दोनों नंबर्स को, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को, हमने मिला दिया। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को हमने मिलाकर एक नया सेट बना दिया, एक नया सेट, यानी कि अपने नंबर, हमने अपने नंबर सिस्टम को एक्सपेंड किया और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को मिलाकर एक नया सेट डिफाइन किया। इसको हमने कहा रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें तमाम के तमाम रैशनल नंबर्स इन सब का जो सेट है, रैशनल नंबर का सेट, इसका हमने यूनियन कर दिया और इरेशनल नंबर के साथ, यानी कि इस सेट के अंदर एक नया सेट बन गया। इस सेट के अंदर क्या हुआ, तमाम रैशनल नंबर्स आ गए और तमाम इरेशनल नंबर्स आ गए, यानी कि वो तमाम नंबर्स आ गए जो नेचुरल नंबर से ज़ीरो आ गया, तमाम नेगेटिव नंबर्स आ गए, तमाम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर्स आ गए, वो तमाम नंबर्स आ गए जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते थे। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास रियल नंबर। फिर हमारी कैलकुलेशन में कुछ ऐसे कंडीशन से हमारा वास्ता पड़ा, जैसा कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स की पावर 2 है, इसका मतलब है इसके दो सॉल्यूशंस होंगे। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 होता इज इक्वल टू 0, तब तो बहुत आसान था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाता और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 हो जाता, यानी कि एक्स इज इक्वल टू प्लस 2 या फिर एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। अब आप देख सकते हैं कि अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर का एक एलिमेंट है। माइनस अंडर रूट 2 क्योंकि नेगेटिव नंबर्स है, तो ये भी इरेशनल नंबर है और ये सेट ऑफ रियल नंबर का एक हिस्सा है, यानी कि रियल नंबर के अंदर हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद है। लेकिन अगर हमारे पास ये इक्वेशन हो तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हम अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2। अब माइनस 2 का तो अंडर रूट निकल ही नहीं सकता। सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर, सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर हमारे पास नेगेटिव का अंडर रूट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक ऐसा नंबर आ गया है जो कि हमारे पास रियल नंबर के अंदर मौजूद नहीं था। तो फिर हमने मजीद अपने नंबर सिस्टम को एक्सपेंड किया और उस अपने नंबर सिस्टम के सेट्स को हमने मजीद रीडिफाइन किया। वो कैसे, हमने क्या किया कि माइनस 2 अंडर रूट को हमने लिख दिया अंडर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, एक ही बात है। फिर इसको हमने सर्ट, ये साइन जो होती है इसको कहते हैं सर्ट, सर्ट को हमने ब्रेक कर दिया दोनों के लिए, अंडर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। अब हमारे पास ये जो है ये
रियल नंबर है क्योंकि इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का सबसेट है, रियल नंबर के अंदर मौजूद है। इसको हमने एक अलग नाम दे दिया आयोटा, IOTA, आयोटा। ठीक है, यानी कि आयोटा √2 हो गया ये, और यहाँ पे जो है √-2 हो गया आयोटा √2। फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस √-2 को हम इससे लिख लिया एस इज इक्वल टू आयोटा √2 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा √2। ये प्लस माइनस है तो एक दफा प्लस के साथ लिखा, एक दफा माइनस के साथ लिखा, और माइनस √ है इस वजह से आयोटा √2 हो गया, आयोटा √2 इधर गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जब रियल नंबर के अंदर ऐसे हमारे सॉल्यूशंस थे जो कि रियल नंबर का के सेट का हिस्सा नहीं बन सकते थे, तो हमने क्या किया कि एक नया नंबर डिफाइन किया। वो नया नंबर क्या था, √-1 को हमने आयोटा डिफाइन कर दिया। अब आयोटा डिफाइन करने के बाद जब आयोटा डिफाइन हो गया तो फिर हमने कह दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने दिन को रात से पहचाना, इनकी जो अपोजिट है, गोरे को काले से पहचाना जो अपोजिट है, तो हमने क्या कह दिया, रियल का अपोजिट इमेजिनरी। हमने क्या कह दिया, ये नंबर जिसके अंदर आयोटा आ रहे हैं ये इमेजिनरी नंबर्स हैं। ठीक है, इस तरह हमने रैशनल नंबर इरेशनल नंबर को मिलाकर सेट ऑफ रियल नंबर बनाया। इसी तरह हमने क्या किया, रियल नंबर्स को और इमेजिनरी नंबर्स को मिलाकर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया। आयोटा है, ये आयोटा जो है ये इक्वल है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि माइनस यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ -2 के इक्वल है, नहीं, ये है आयोटा अलग से यहाँ पे हमने बताया है -1 के इक्वल है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे जो है ये एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर आपको पता है -2 के इक्वल है, तो ये एक्स स्क्वायर जो हमने लिख दिया, स्क्वायर नहीं लगाना चाहिए था लेकिन लगा दिया, तो अब ये है कि या तो इसको काट दें या फिर दूसरी तरफ भी स्क्वायर लगा दें ताकि ये इक्वल हो जाए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, इनका यूनियन है ऑल इमेजिनरी नंबर्स से। इन दोनों का यूनियन हमने ले लिया तो हमारे पास क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम नोटेट की एक जनरल फॉर्म है, वो जनरल फॉर्म क्या है, हम आमतौर पर कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी न किसी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने इसको कह दिया z, स्मॉल z, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसकी नोटेशन क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की a प्लस आयोटा b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल नोटेशन है। इसमें जो ये प्लस है, ये प्लस, ये फॉर्मूले का प्लस है, फॉर्मूले का हिस्सा है। ये जो a है ये कोई ना कोई रियल नंबर है, जो b है ये कोई ना कोई रियल नंबर है, और ये आयोटा है जो कि इमेजिनरी पार्ट है। इसकी वैल्यू है √+√-1। आयोटा की वैल्यू क्या है, √-1 है। a प्लस आयोटा b ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आयोटा b लिख सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए अगर आप देखें कि क्योंकि a कोई ना कोई रियल नंबर है, b कोई ना कोई रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब है कि ये रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर यानी कि नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे z क्या क्या हो सकते हैं, z को आप कर लें 3 + 5 आयोटा। 3 भी कोई ना कोई रियल नंबर है, 5 भी कोई ना कोई रियल नंबर है। इसी तरह से 5 + √2 आयोटा,
पाई रियल नंबर है, √2 भी रियल नंबर है, ऐसा ही -3 प्लस पाई आयोटा, -3 रियल नंबर है, पाई भी रियल नंबर है, ठीक है। यानी कि ए और बी की जगह पे आपने रियल नंबर ही रखने हैं, तो आपके पास कोई ना कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। लेकिन अगर सपोज कर लें कि ए इज इक्वल टू 0 है, अब क्या होगा, z इक्वल टू ए की जगह पे हम 0 रख देंगे प्लस आयोटा, और बी की जगह पे हम कोई भी नंबर रख दें, कोई भी नंबर रख दें, हमने इसको खाली जनरल फॉर्म में बी लिख दिया, तो क्या बन जाएगा, ये 0 हटिएगा तो आयोटा बी। तो ये आयोटा बी जो है ये प्योर इमेजिनरी नंबर है। इसमें बी तो कोई ना कोई रियल नंबर है, लेकिन आयोटा के साथ मिलके इमेजिनरी पार्ट के साथ इसके साथ जब अटैच हुआ तो ये एक इमेजिनरी नंबर बन गया। अब क्योंकि इसके साथ जो ए है वो नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम इसको कहेंगे ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि मुकम्मल तौर पर इमेजिनरी नंबर बन गया। इसमें रियल नंबर इसमें है ही नहीं, रियल पार्ट इसका 0 है। ऐसे ही अगर हम सपोज करते हैं बी 0 है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट 0 है, इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो बी है, वो 0 है, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा ए प्लस आयोटा इंटू 0 हो जाएगा, यानी कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा को तो वो 0 ही हो जाएगा, तो ए बन जाएगा। अब ए के अंदर क्योंकि खुद एक रियल नंबर है और साथ में कोई आयोटा मौजूद नहीं है, इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट इसका नहीं है, 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि प्योर रियल नंबर है। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी नंबर बन जाता है जब उसका रियल पार्ट 0 हो जाए, ए 0 हो जाए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल नंबर बन जाता है जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, यानी कि बी के कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ए प्लस आयोटा बी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिखने का एक तरीका और है, वो भी हम आपको अभी डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, उस वक्त हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखें अभी खाली इस पर जो है ना नोटेशन देख लें ताकि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस वक्त जो है यूज हो सकता है वो। देखें आपने ग्राफ्स बनाए होंगे, इसमें एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। एक्स और वाई एक्सिस का जो यहाँ से ये ओरिजिन होता है जिसको हम 0 कहते हैं। इस एक्स और वाई एक्सिस के प्लेन पर अगर कोई पॉइंट होता है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम डिफाइन करते हैं इस तरह के, दो स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, दरमियान में एक कॉमा लगाते हैं, कॉमा से लेफ्ट पर हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है वो लिखते हैं। सपोज यहाँ पर ये एक्स है तो एक्स कोऑर्डिनेट हम यहाँ लिखते हैं, और कॉमा के बाद राइट साइड पर हम लिखते हैं इसका वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट सपोज कर लें यहाँ पे वाई है तो वाई लिखते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक्स कॉमा वाई ये बताता है कि कोई पॉइंट है ना। तो इसी तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी लिख सकते हैं। इसमें किस तरह लिखते हैं हम, इसी z इक्वल्स ए प्लस आयोटा बी को हम लिख सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट, दरमियान में कॉमा लगाएं, कॉमा से पहले वहां पे जहां हम एक्स एक्सिस लिखते थे तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, रियल पार्ट लिखेंगे। रियल पार्ट इसका क्या है, ए है, और कॉमा के बाद वाई एक्सिस यानी कि वाई कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं, तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट जो है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट की जगह पे क्या लिखेंगे हम, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी है, ठीक है। तो आप अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इस शक्ल में दिया हो उसको आप इस शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इस शक्ल में दिया हो तो आप उसको इस शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि क्वेश्चन आपने किस तरह सॉल्व करना है, लेकिन ये दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। और मजीद हम इसकी डिटेल जो है जब कॉम्प्लेक्स नंबर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो उस वक्त हम देखेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर भी ड्रॉ किया जा सकता है। अभी के लिए इतना ही। तो आज की ये क्लास हमारी जो है जो हमारा लेक्चर है उसको हम यहीं पर एंड करते हैं, और
अगर आपको हमारा ये पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिएगा और इसको अपने सर्कल में शेयर करिएगा, यानी कि इस वीडियो को भी शेयर करिएगा और इस चैनल के व्हाट्सएप चैनल के लिंक को भी शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के और अपने क्लासमेट्स को। आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपके जो दूसरे साथी हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर करिएगा। और इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर कहीं जहाँ कहीं भी आपके जो है आप कहीं ऐड हुए हैं तो वहाँ पर भी आप इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा सारा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।